तो देखो जरा, ये जो हमारा क्वेश्चन है कल वाला, तो फटाफट इसको कर लेते हैं, और जिसने कर लिया उसका आंसर फिर मैच कर लेना। देखो क्वेश्चन था हमारे पास क्या, an object is placed at a distance at u, and the clear image is formed on the screen at a distance of 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, u दे रखा है कि v दे रखा है, बताओ। V। v है ना, क्योंकि इसने कहा है ना कि इमेज फॉर्म हुआ है, तो इमेज फॉर्म हुआ है कितना डिस्टेंस पर, 25 सेंटीमीटर पर, तो ये हमें v की वैल्यू गिवन है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे दिया उसने, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अब r अगर दे रखा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं। तो इसने हमें r की वैल्यू दे रखी है कितनी, 20। तो अगर r हमारा 20 है तो f कितना होगा, बताओ। अगर हमारा r इसका हाफ। इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 20/2, तो करेंगे वो कितना आ जाएगा, 10। लेकिन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, माइनस में। माइनस का। माइनस का आएगा। माइनस का। हाँ, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसीलिए इसमें माइनस का साइन लेंगे हम। ओके, तो हमें f मालूम चल गया, हमें v पता है, v कितना है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर और फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा जो इमेज बना है, जनरली जो रियल इमेज वगैरह होते हैं हमारे पास वो लेफ्ट में ही बनते हैं, तो इसीलिए इसे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का। तो v पता है, f पता है, हम u निकाल सकते हैं। u कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/में u। याद रखना मिरर फॉर्मूले में क्या आता है, बीच में प्लस आता है। ओके, तो ये था हमारे पास मिरर फॉर्मूला, और सिंपल है, इजी है। f की जगह क्या रख लेंगे, हम -10 रखेंगे, और v की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 25। u की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो फटाफट निकाल के बताओ जरा, जिसने नहीं निकाला फटाफट कर लो, बताओ क्या आ रही है u की वैल्यू मेरे को, बताओ जल्दी से निकाल के। हो रहा है क्वेश्चन, कर रहे हैं। करो करो। माइनस का 16.67। माइनस का 16.6 चेक करते हैं। इसमें हमारे पास ये आया है क्या, u इज इक्वल टू हाँ कितना, मतलब उसको सॉल्व कर, हाँ ये आ गया, ये आ गया। आ गया। 50/3 आ गया। वो उसको सॉल्व करने के बाद ही मैंने 16.6। 16.66 आ रहा होगा ना माइनस का, हाँ वो उसको राउंड ऑफ कर दिया ना लास्ट वाले को। 16.67। हाँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है, सिंपल है। u की वैल्यू, सॉरी, u इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 16.67। अगर इसको भैया डेसिमल, 3 तारीख से पेपर है। क्या, 3 तारीख से पेपर है इस बार, 3, नवंबर के। अच्छा 3 नवंबर से है, हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो कोई नहीं,
तब तक तो ऑप्टिक्स हो जाएगा। बोल रहे 70% सिलेबस देंगे। अच्छा 70% मतलब देंगे। स्टार्टिंग के 1 2 3 या ऐसे ही जो इजी टॉपिक्स होंगे उसको निकाल देंगे। हाँ हाँ। और जो हार्ड वाले टॉपिक होंगे या न्यूमेरिकल ज्यादा वाले टॉपिक होंगे वो वाले देंगे। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, हाँ, ठीक है। चलो बाकियों का मैम आंसर ने आए। बोला है कि हाँ हाँ। लास्ट वाले जो जितने भी थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं वो थोड़े नंगे कर लो। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, चलो कोई नहीं। अच्छा बाकियों का क्वेश्चन हो गया क्या? यस सर, आ गया। आ गया, चलो ठीक है। आ गया आर्यन, मानसी? हाँ भैया। चलो ठीक है, आर्यन आया आंसर? चलो देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन। अब हमारे पास ना मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास एक और इसमें छोटा सा टॉपिक है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इसे मैग्नीफाई करके देखना, तो मतलब उस ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करके देखना, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे कैसे? तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है किस किस का, हाइट ऑफ द इमेज, है ना, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, और उसको हम लेंस या मिरर से देख रहे हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन में दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा, हाइट, जनरल फॉर्मूला मतलब सेम है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब नीचे क्या रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल हाइट है उसको रखेंगे, और उसके रेफरेंस में ऊपर क्या हाइट आ रही है, मतलब बड़ी हाइट आ रही है तो मतलब मैग्नीफाई हो गया, छोटी हाइट आ रही है मतलब वो उसको हमने क्या कर दिया, हाइट को कम कर दिया है। तो ऊपर क्या रहता है, हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम किससे दिखाते हैं, एच डैश से दिखाते हैं, और नीचे क्या रहेगा, ओरिजिनल हाइट यानी कि एच। तो सिंपली मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नीचे यानी किसके रिस्पेक्ट में हम हाइट की बात करें, ओरिजिनल हाइट के रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट की बात कर रहे हैं, उसका जो रेशियो आता है उसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच। अब ये जो मैग्निफिकेशन होता है इसको हम u और v के टर्म में भी बदल सकते हैं, यानी हम डिस्टेंस के टर्म में भी बदल सकते हैं। तो वो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर उसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे पास मिरर है उस केस में मैग्निफिकेशन की। तो देखो जरा ध्यान से, हमने वो जो क्या कहते हैं डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम का ही हम यहाँ पर रेफरेंस लेंगे। एक मिनट, वो डायग्राम मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ से बना दिया। तो देखो हमारे पास ये डायग्राम था, वही पुराना वाला जो डायग्राम था ना, उसी से ही हमने यहाँ पे उठा रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है ए बी, इससे हमने एक पैरेलल रे पास करी थी। पैरेलल रे कहाँ से होकर जाएगी, इसके फोकस से, तो ये फोकस से होके चली गई। और एक को हमने पास करा सी से, तो सी से पास होके गया और टकरा के इसी पाथ में होके चला गया। ओके, तो यहाँ पर जो दोनों रेस कट करती है वहां पर हमारा इमेज बना ए डैश बी डैश। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v, है ना। हमें यहाँ पर u और v के टर्म में चाहिए, मतलब डिस्टेंस के टर्म में चाहिए, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसके टर्म में चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दो, कहीं ना कहीं हमें वो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जिसमें उन ऑब्जेक्ट और उन इमेज की हाइट मिलती हो हमें, है ना, और डिस्टेंस मिलता हो u और v। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने ना दो ट्राइंगल ले लिए, सिमिलर ट्राइंगल। कौन कौन से दो सिमिलर ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल लिया ए बी सी, और एक छोटा सा ट्राइंगल लिया ए डैश बी डैश सी, ये वाले दो ट्राइंगल लिए हमने। क्यों इन दोनों को क्यों लिया, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे ना ये वाला जो हाइट है ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, और ये वाला हमारा इमेज की हाइट हो गई। हम इनको भी लेकर के कर सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट वाला चाहिए था, मैंने अभी इनको फिलहाल उठाया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या, हमें एच
और एच डैश चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे हम लेंगे ए बी और ए डैश बी डैश का रेशियो, मतलब यहां से अगर ध्यान दोगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, तो यहाँ से ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश रख लिया हमने, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, और बी सी अपॉन में क्या रखेंगे, बी डैश सी, बी सी अपॉन में बी डैश सी, ये हमने रख दिया। अब ए बी है क्या, ए बी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि कितना है हमारा h, तो इस ए बी की जगह क्या रख लेंगे हमने यहाँ पे रख देंगे h। यहाँ पर इसने h डैश गलत ले रखा है, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये होगा हमारे यहाँ पर h, ठीक है, ये h डैश नहीं है, ये जो हम लेते हैं ए बी की हाइट वो क्या ले रहे हैं h, और नीचे जो हमारे पास है a डैश बी डैश उसके लिए क्या लेंगे यहाँ पर ये h डैश, ओके। अच्छा, और यहाँ पर हमें क्या किसका लेना है, हमने यहाँ पर एक मिनट इसमें गड़बड़ रख रखा है, यहाँ पर बी डैश सी और बी सी, बी डैश सी बी सी, इसने स्टार्टिंग में ही गलत कर रखा है थोड़ा, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी में भी सही कर लेना है इसमें, यहाँ पर ना ट्राइंगल उल्टे ले लिए हैं तब यहाँ पे गलत कर रखा है। यहाँ पे ट्राइंगल पहले आएगा ए डैश बी डैश सी, यानी ए डैश बी डैश सी, ये वाला पहले उठा रखा है, इज सिमिलर टू द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ये हमारा ए डैश नहीं है बल्कि ए बी सी है, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो कैसे लिया है, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, तो यहाँ पे ये ए डैश बी डैश और ये क्या होगा हमारा ए बी। तुम चाहो तो वैसे भी ले सकते थे, लेकिन उसके केस में यहाँ पर इस पीडीएफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे ले लिया है। चाहो तो अगर वैसे लोगे तो ऊपर अगर ए बी रखोगे तो एच रखना, ठीक है, इसके हिसाब से डेरिवेशन पूरी ऐसी करी है, तो यहाँ पे मैंने इसको करेक्ट कर दिया, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो देखो ध्यान से ए डैश बी डैश है क्या, हम छोटा वाला भी ले सकते हैं पहले, बड़ा वाला भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हो, इसने यहाँ पर ए डैश बी डैश सी पहले लिया और फिर बाद में ए बी सी। अब यहाँ पर ए डैश बी डैश है क्या, ए डैश बी डैश है एच डैश, ठीक है, एच डैश मतलब इमेज की हाइट, और ए बी क्या है, ए बी है हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि h इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बी डैश सी, बी डैश सी कहाँ है, ये वाला है ना, अब बी डैश सी को ना, ये वाला बी डैश सी को मैंने वैसे ही रखा है, और जो ऊपर हमारे पास है ये बी डैश सी, ये वाला ऐसे रहा, और नीचे रहेगा हमारे पास क्या, बी सी, यहाँ पर भी करेक्ट करो, इसने उल्टा लिखा है, ऊपर बी डैश सी और ये आएगा हमारे पास बी डैश सी और यहाँ पर बी सी, सिर्फ ये, अब करेक्ट है ये दोनों, ठीक है। तो देखो बी डैश सी और नीचे बी सी, अब ये जो हमारा बी डैश सी है, जरा इसको ध्यान देना, ये समझ आया यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट समझ आया मैंने जो करेक्ट करा, अब सही है यहाँ पे, इसको कॉपी में सही लिख लेना, पीडीएफ में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो इसको करेक्ट कर लेना। हमने क्या करा, हमने ट्राइंगल ले लिया छोटा वाला ए डैश बी डैश सी, इसको पहले, और फिर हमने लिया है ए बी सी। ऐसा क्यों हमने ए डैश बी डैश को क्यों पहले लिया, तुम चाहो तो ये भी रख सकते थे, लेकिन इसलिए मैंने लिया है क्योंकि मैं ऊपर चाहता हूँ ना इमेज की हाइट रहे, हमने पढ़ा था ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास हाइट ऑफ इमेज यानी एच डैश, जिसके लिए हमें ये छोटा ट्राइंगल पहले लेना पड़ेगा, तो वही जानबूझ के हमने छोटा ट्राइंगल पहले रखा है। तो ए डैश बी डैश सी ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी, ये ले लिया हमने, और रेशियो कैसे लिया हमने फिर, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी और बी डैश सी अपॉन में बी सी, तो वही लिया हमने ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, बी डैश सी अपॉन में बी सी। ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश है हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे एच डैश लिखा, ए बी क्या है, ए बी हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो रखा हमने, बी डैश सी, बी डैश सी कौन सा है, ये वाला छोटा सा जो हमारे पास है लेंथ ये, बी सी कौन सा हमारे पास, ये वाली लेंथ। अब सारे डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, सारे डिस्टेंस हम लेते हैं पोल से, तो याद करो मैंने कहा था कि इन डिस्टेंस को तुम पी के रेफरेंस में लेना चाहते हो, कैसे लोगे आप, मुझे बता सकते हो कि ये बी डैश सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये जो छोटा सा बी डैश सी है इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, हम किस में से क्या माइनस करें कि ये बी डैश सी आ जाए, हमें पी का रेफरेंस चाहिए, बताओ क्या होगा। जो इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ में से अगर हम ये वाली लेंथ को माइनस कर देते हैं तो हमें सॉरी यहाँ तक की लेंथ को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा, देख सकते हो।
भैया अगर वापस बता दो। वापस देखो जरा, बी डैश सी जो है वो हमें कैसे मिलेगा, बी डैश सी, बी डैश सी कहाँ दिख रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है लेंथ, ये वाला, तो ये बी डैश सी कैसे मिलेगा अगर मैं यहाँ मतलब वो क्या कहते हैं, जो कर्वेचर है उससे हाँ जो वी वी है उसको माइनस करेंगे। हाँ बिल्कुल, यानी यहाँ C से लेकर के P तक का डिस्टेंस क्या होता है, C से P तक का डिस्टेंस हमारा होता है R, है ना। आर और ये जो है ये इमेज है, इमेज का जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो लेते हैं V। इमेज डिस्टेंस हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे वी। हम R माइनस का V, तो ये जो हमारे पास है सी बी डैश उसको क्या ले सकते हैं, तो सी बी डैश को हम ले सकते हैं सी पी आर माइनस का माइनस बी वी। डैश पी, है ना। यानी सी पी माइनस का बी डैश पी, ये लिख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है। अब सी पी है क्या इसमें, तो सी से लेके पी तक का डिस्टेंस हमारा आर, तो ये आएगा आर, लेकिन पॉजिटिव का आर कि नेगेटिव का, नेगेटिव का। नेगेटिव, क्योंकि ये भी डिस्टेंस लेफ्ट में ही तो है, तो इसीलिए माइनस का आर। माइनस हम्म, बी डैश पी की वैल्यू क्या है, बी से लेके पी तक का, तो बी डैश पी हमारा क्या है बताओ, ये है वी, यानी इमेज की डिस्टेंस। अब इसे पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, तो इसे लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये भी लेफ्ट में ही है, तो माइनस का भी। तो यहाँ पे सी बी डैश की जो वैल्यू है ये तुमने फाइंड कर ली, माइनस आर और माइनस माइनस वी, जो कि मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नीचे मैंने यहाँ पर वही लिखा है, ओके। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू खोज ली, बी डैश सी की या सी बी डैश की, सी बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस का आर माइनस माइनस का वी। अब बीपी, बीपी देखो जरा, आप सॉरी बीसी, बीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे पास है इसके लिए बताओ जरा कैसे लिखोगे, ये जो बीसी है, बी से सी तक का डिस्टेंस, इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है यानी बीपी में से क्या माइनस करोगे, सीपी, तो बीपी माइनस का सीपी, तो यहाँ पर जो बीसी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीपी, बीपी मतलब ये बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस बीपी, माइनस में क्या करोगे सीपी, सीपी। अब बीपी है क्या, बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास बताओ जरा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये हमारा है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट यू। डिस्टेंस माइनस का लेंगे प्लस का लेंगे, माइनस का। क्योंकि वो लेफ्ट में है। फिर माइनस में सीपी, सीपी बताओ क्या है, सीपी सी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस, ये हमारा क्या होगा माइनस का आर, आर। है ना, माइनस का आर, समझ रहे हो। तो ये जो हमें सी बी डैश की वैल्यू मिली, ये ऊपर वाले की, और जो बी सी की वैल्यू मिली नीचे वाले की, इन दोनों वैल्यूज को हमने पुट किया यहाँ पे, ये बस पुट किया, और पुट करने से हमें ये मिल गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ना, इसमें हमें हमें क्या इसमें आर और ये आर तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कहीं कहीं यू और वी के टर्म में, तो फिलहाल तो मैं आर को एफ के टर्म में जानता हूँ, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, इस r की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 2f, हमने पढ़ा था ना, r क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ f, फोकल लेंथ का डबल होता है, तो जहां भी r होगा वहां पे हमने क्या रखा है 2f, तो इस r की जगह हमने क्या रख दिया 2f, ठीक है। इस r की जगह भी क्या रख दिया हमने 2f, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस, तो ये 2f आ गया। लेकिन हमें अभी भी मैग्निफिकेशन चाहिए u और v के टर्म में, हमें फोकल लेंथ नहीं चाहिए। अब बताओ मुझे फोकल लेंथ को uv के टर्म में कैसे लिखोगे, कोई रिलेशन मालूम है क्या जिससे हम फोकल लेंथ को u और v के टर्म में बदल सकते हैं, बताओ। इस f को भी अभी मुझे हटाना है और इसको u और v के टर्म में लाना है, कैसे लाएंगे, कोई रिलेशन पता है f का u और v के साथ, मिरर के लिए। लेंथ वो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे, यानी हमें f की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ 1/f अभी हमने पढ़ा था, 1/v प्लस में 1/u, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कैसे, एलसीएम ले लेते हैं, तो u v एलसीएम लिया, u पहुंच जाएगा यहाँ पे, v पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा u प्लस का v, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या आया, u प्लस का v अपॉन में uv। अब इसको पलट दो, अगर इसे पलटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू uv अपॉन में u प्लस का v, यानी जहां भी f होगा वहां पे हम ये वाला टर्म रख सकते हैं, तो वही करने वाले हैं, जहां पे भी f रहेगा वहां पे हम इसको उठा के पुट कर देंगे, तो इस f की जगह भी ये रख दो uv अपॉन u प्लस v, और इस f की भी जगह रख दो u प्लस u v अपॉन में u प्लस में v,
और बस सिंप्लीफाई करो और हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर यही कर रहा हूँ मैं, हम f की जगह, यही मैंने सॉल्व करा, यहाँ पे f की वैल्यू देखो u v अपॉन u प्लस वी आ गया, इस f की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो ये हमने कर दिया पुट। ठीक है, अब बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, इसके अपॉन में 1 रहेगा ना, इसके अपॉन में 1 रहेगा, एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा हम पे u प्लस का v, ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का uv, और प्लस का ये इससे मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आ जाएगा uv प्लस में v का स्क्वायर। ओके, नीचे सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा u प्लस का v, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u को माइनस u से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा माइनस u का स्क्वायर, फिर v को माइनस u से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का uv प्लस में 2uv, ये नीचे वाला टर्म कैंसिल, और क्या बच गया हम पे, ऊपर देखो माइनस 2uv में से एक uv चला जाएगा, तो ये बच जाएगा हम पे माइनस का uv प्लस में v का स्क्वायर। ओके, नीचे देखो जरा, 2uv में से एक uv घटा लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस में u का स्क्वायर और प्लस का uv। समझ आया क्या करा, सिंपल है, 2uv में से एक uv घटा दी क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस की है तो ये प्लस का लिखेंगे नीचे, यहाँ पे माइनस का तो माइनस है। अब मुझे बताओ ऊपर फिर से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, न्यू v, ये देखो ये भी v स्क्वायर है, ये v है, तो v कॉमन आ रहा है, नीचे भी यू भी कॉमन आ रहा है। नीचे u भी कॉमन है, u आ रहा होगा नीचे से, नीचे से u आ रहा है ना, देखो हम्म, है ना, ऊपर से v आ रहा है तो v कॉमन लेंगे, ऊपर क्या बचेगा नीचे से यू और माइनस ऊपर का से भी u प्लस का v, ये बचेगा, माइनस का यू प्लस और नीचे से क्या आ रहा है हम पे, नीचे से आ रहा है u, यू तो कॉमन ये आया कॉमन माइनस यू प्लस वी। प्लस वी। अब ध्यान देना, ये चीज और ये चीज तो सेम है, तो इसको मैं काट दूं यहाँ से, तो ये वाला तो हो गया कैंसिल, क्या आ गया हम पे हाँ, वैल्यू v बाय यू। तो वी ध्यान देना, बाई यू। ये हमारा h डैश बाय h क्या था, हमने भी पढ़ा था, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या होता है, वही तो मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आया h डैश अपॉन वी में बाई h यू। इज इक्वल टू v बाय u। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v बाय u, जिसमें v क्या होता है, v होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, ऊपर क्या आएगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और u क्या होता है इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना मैग्निफिकेशन का, अगर डिस्टेंस के टर्म में पूछता है तो v बाय यू, यानी ऊपर डिस्टेंस ऑफ इमेज और नीचे क्या आएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेंस में ये नेगेटिव का होता है, लेंस में भी v बाई यू आता है लेकिन माइनस का, तो ये चीज ध्यान रखना। मिरर में दोनों चीज प्लस का है, मिरर फॉर्मूले में हमारा 1/v प्लस 1/u था, प्लस उसमें भी आ रहा था, और मैग्निफिकेशन भी प्लस में आता है v बाई यू, लेकिन लेंस में ना माइनस में आता है मैग्निफिकेशन, माइनस का v बाई यू, वो हम वहां पे निकालेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन में दोनों प्लस के हैं, जो मिरर फॉर्मूला उसमें भी प्लस आ रहा है, मैग्निफिकेशन उसमें भी प्लस आ रहा है, बट लेंस वाले में क्या होता है दोनों माइनस में आते हैं। ओके, उसमें मैग्निफिकेशन जब आएगा ना तो डिराइव करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू आता है, लेकिन इसमें मैग्निफिकेशन क्या आता है प्लस का v बाय यू। ओके, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखो मैग्निफिकेशन हमने निकाला, यहाँ पर अरे सॉरी सॉरी एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, उसमें प्लस का आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दिया, वो था हाइट के लिए साइन लेना। ये देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे इसको करेक्ट करो थोड़ा सा, h डैश बटे में h इज इक्वल टू क्या है हम पे v बाई यू आया है, लेकिन अभी हमने एक चीज छोड़ा है साइन कन्वेंशन। कौन सा साइन कन्वेंशन, तो जरा ध्यान देना, ये डायग्राम को देखो, इसमें मुझे बताओ ये h हमारा पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा, पॉजिटिव का। पॉजिटिव, और ये इमेज की हाइट पॉजिटिव की होगी कि नेगेटिव की, नेगेटिव। नेगेटिव, ये हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये हमने लिया नहीं, तो यहाँ पर
ये एच डैश तो नेगेटिव होगा और ये एच हमारा पॉजिटिव होगा, प्लस का रहेगा ना। अब ये माइनस को ना इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा एच डैश बटे में एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का, इसमें माइनस आता है सॉरी, उसमें लेंस वाले में प्लस का आता है। अभी माइनस क्यों भेजा मैंने उधर, क्योंकि हमारा मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन एच होता है, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कोई साइन भी नहीं था माइनस वगैरह, तो उस माइनस को इसीलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा। तो ये जैसे ही आया तो ये बन गया हमारा मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस का वी बाई, इसमें माइनस आता है उसमें प्लस आता है। ओके, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना यहाँ पे। ये हमारा मैग्निफिकेशन इसमें आता है m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू, और या हाइट के टर्म में बात करें तो h डैश बाय h। ओके, तो यहाँ पर हमें माइनस साइन लेना था, तभी जा करके ये इधर आएगा तो नेगेटिव का होगा। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन भी। तो फॉर्मूले कौन कौन से ध्यान रखने हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास था मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सिंपल है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, और वहीं पर ही हमने पढ़ा अभी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर डिस्टेंस के टर्म में बात करेंगे तो माइनस का v अपॉन में u। तो ये होता है हमारा मिरर के केस में, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, उस लेंस वाले में प्लस आता है। ठीक है, तो कई बार ये कंफ्यूजन होती है इसमें, तो इसी ध्यान रखना। कोई दिक्कत तो नहीं आता। नहीं भैया। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि हम अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट तो हमने कर लिया, अब हम रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट छोटा सा था, अब रिफ्रैक्शन वाला पार्ट आता है। अब रिफ्रैक्शन को समझने से पहले थोड़े से कुछ पॉइंट्स को समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास। जब भी लाइट इंसिडेंट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, तीन तरह के फिनोमिना होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन। अब जिसमें से हम दूसरा फिनोमिना जो पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना। अब यहीं पर ये क्वेश्चन आता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या उसकी स्पीड बदलती है या उसकी स्पीड सेम ही रहती है जितने की वैक्यूम में रहती है। कितनी रहती है वैक्यूम में, तो वो रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देना जरा, जब भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या उसकी स्पीड बदलेगी या नहीं बदलेगी, बताओ। बदलेगी। बदलेगी। अब अगर हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोई मीडियम है और इसको हम बोलेंगे मीडियम सेकंड, और ये हमारा है मीडियम फर्स्ट, ये हमारा है एयर, और ये हम मान लेते हैं ग्लास, कांच है। ठीक है, तो अब जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड बदल जाती है। कैसे पता उसकी स्पीड बदल जाती है, और क्या चीज है जो उसकी स्पीड को बदलता है, और कहाँ से उसकी स्पीड को बदलती है। क्या उस मीडियम में ट्रेवल करने के दौरान उसकी स्पीड बदलती है, या जब वो एंटर करता है इंटरफेस पर वहीं पे उसकी स्पीड बदल जाती है, कि कहाँ बदलती है। तो पहली बात तो एक चीज ध्यान रखो कि लाइट की स्पीड जो रहती है वो चेंज तो होती है ना। चेंज होती है मतलब सबसे अधिक फिर स्पीड कहाँ पे होती है, सबसे अधिक स्पीड होती है उसकी वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में ही होती है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है, मतलब वाटर में, ग्लास में, या दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज होगी। अब क्वेश्चन आता है क्यों चेंज होती है, तो वो इस वजह से चेंज होती है क्योंकि उस मीडियम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि लाइट की स्पीड वगैरह को, भी हो सकती हाँ, जो लाइट की स्पीड को कम कर देता है। और मीडियम की उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, तो मीडियम की उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लाइट की स्पीड को डिक्रीज कर देती है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। ध्यान रखना हमेशा डिक्रीज वर्ड ही लगाना है, ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में ही सबसे अधिक मैक्सिमम होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम का रेफरेंस तुम किसी भी मीडियम के ले लो है ना, उसमें हमेशा डिक्रीज होगी ही होगी। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कोई और मीडियम अगर आता है तो हमेशा उसमें उसकी स्पीड डिक्रीज होगी ही होगी, कभी इंक्रीज नहीं हो सकती। अगर इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड की बात करें, जो कि अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो हमने ऐसा कोई खोजा है मीडियम। तो अभी तक जो हम मानते हैं वो सबसे अधिक स्पीड किसमें होती है, वैक्यूम में होती है, और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी दूसरा मीडियम लोगे तो उसमें उसकी स्पीड डिक्रीज होगी होगी, और डिक्रीज जो होती है उस मीडियम में, तो मीडियम की उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, और उसकी स्पीड डिक्रीज होती है किस वजह से, उस मीडियम की प्रॉपर्टी की वजह से, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन कौन डिक्रीज करता है, कौन चेंज करता है, क्या चीज है ऐसा जहाँ पे वो चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक टर्म आता है इंटरफेस। क्या होता है इंटरफेस, क्या होता है ये इंटरफेस, तो इसको देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर ये जो हमारे पास सरफेस होता है ये वाला, ये एक ऐसा सरफेस है ना, जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। कैसे दो मीडियम को, तो ऊपर हमने कौन सा मीडियम बोला है, ऊपर हमने बोला है एयर है, यहाँ पे ये कौन सा मीडियम है, तो ये ग्लास है। तो एयर और ग्लास को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है, ये वाला जो इमेज सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस को हम बोलते हैं इंटरफेस। यानी ये जो हमारे पास लेयर है ना, इस लेयर को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, इंटरफेस। तो ध्यान रखना इंटरफेस से ही उसकी स्पीड बदल जाती है, यानी हम इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि लाइट की स्पीड कौन चेंज करता है, तो इंटरफेस ऑफ द मीडियम। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज दैट सरफेस और लाइन विच सेपरेट्स टू मीडियम। यानी इंटरफेस क्या है, इंटरफेस एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा लाइन है जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम बार बार यूज कर रहे होंगे, बेसिक टर्म्स है जो हमें पता रहने चाहिए। सबसे पहले क्या बोला मैंने यहाँ पे, इंटरफेस। क्या होता है इंटरफेस, इट इज द सरफेस, इट इज द सरफेस which separates two medium, which separates two मीडियम। कौन से दो मीडियम, जैसे एयर और यहाँ ग्लास को सेपरेट कर रहा है। अगर मैं दूसरा मान लो ये वाटर मान लेता, ये एयर मान लेता, तो एयर वाटर का सरफेस जो था उसको हम बोलते हैं इंटरफेस यहाँ पर, ठीक है। ये ग्लास और वाटर का भी बना सकते हैं, ऊपर मान लो वाटर है नीचे ग्लास है, तो यहाँ पे वाटर ग्लास का भी इंटरफेस होता है। तो बेसिकली इंटरफेस एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा लाइन है जो कि दो मीडियम को अलग करता है। अब लाइट की स्पीड कहाँ पे चेंज होती है, क्या उस मीडियम में चेंज हो जाती है, तो आंसर है नहीं, उसके इंटरफेस पे ही चेंज हो जाती है। अब इंटरफेस पे ही चेंज हो जाती है तो हम इनडायरेक्टली ये वर्ड यूज करते हैं कि इंटरफेस ने ही उसकी स्पीड को चेंज कर दिया। तो ध्यान रखना यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि इंटरफेस ऑफ द सरफेस चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से बदली, इंटरफेस से तो बदली ना, इसीलिए इंटरफेस पे यहाँ पे चेंज हो गई। अब इसका मतलब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर मान लो ये एयर या वैक्यूम था, तो यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी। यहाँ पे जब आएगा इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो कितनी मिलेगी हमें मिलेगी मान लो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कहाँ से बदल गई, यहीं से तो बदल गई ना, इसी पॉइंट से, इसी इंटरफेस से बदल गई। अब अंदर किसी पॉइंट पर नहीं बदलेगी, यहाँ पे सभी जगह कितनी मिलेगी, इतनी ही मिलेगी, ठीक है। अगर मान लो ये हमने और अगर बढ़ा दिया होता आगे ये ग्लास, तो भी इतनी रहती, ये ऐसे चलता रहा होता है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि लाइट की स्पीड किस पॉइंट पर चेंज हो जाती है, तो वो इंटरफेस पर ही चेंज होती है, मीडियम में चेंज नहीं होती। ये बहुत ही बारीक सा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट की स्पीड कहाँ चेंज होती है, इंटरफेस पे ही चेंज हो जाती है। उसके बाद ये इन पॉइंट पे बदलेगी नहीं, अगर बदलती तो ये यहीं पे मुड़ना स्टार्ट हो जाते, है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ना यहाँ पे। तो इसे ध्यान रखना कि लाइट की स्पीड कहाँ पे बदलती है, वो इंटरफेस पे बदलती है, ना कि उस मीडियम में बदलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही मीडियम बदलता है तो इंटरफेस पे उसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और फिर थ्रू आउट द मीडियम वो कांस्टेंट रहेगी।
फिर एक और आ गया इंटरफेस। अब ये इंटरफेस कौन सा है, ये ग्लास एयर का है, तो यहाँ पे फिर से बदल गई और इसकी स्पीड फिर से वही आ गई हमारे पास। तो इसका मतलब उसकी स्पीड बदलेगी कहाँ पे, उसकी स्पीड बदलेगी इंटरफेस पे, ना कि उस मीडियम के अंदर। समझ रहे हो क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट ये समझ आया सभी को? हाँ भैया। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो हमने वही पॉइंट लिख रखे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन फ्री स्पेस, है ना, और इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगा इन वन मीडियम, ठीक है ना, किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहती है, बदलती कहाँ पे, इंटरफेस पे। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस एट द इंटरफेस ऑफ द टू सरफेस, और इंटरफेस क्या होता है, इट इज अ सरफेस और प्लेन विच सेपरेट्स टू मीडियम, जो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, तो इसको जरा से यहाँ पे समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यानी किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ लाइट विद रेफरेंस टू द फ्री स्पेस। इस लाइन को जरूर बोलना है, क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, मीडियम की। अब ये मीडियम की प्रॉपर्टी, तो ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, किसको डिक्रीज करता है, स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करता है, किसके रेफरेंस में, तो रेफरेंस यहाँ पे ध्यान रखना, फ्री स्पेस के रेफरेंस में। हम फ्री स्पेस के रेफरेंस में ही बता रहे हैं किसी मीडियम की प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ड्यू टू विच इट डिक्रीज, इंक्रीज कभी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ लाइट विद रेफरेंस टू द फ्री स्पेस। अब इंक्रीज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम ही वैक्यूम में होती है, इसीलिए उसका रेफरेंस लेते हैं हम। अब न्यूमेरिकली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे दिखाते हैं, तो न्यूमेरिकली इसको हम दिखाते हैं, दिखाने के लिए रेशियो लेते हैं। किसका रेशियो लेते हैं, तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं म्यू से, ये हमारा सिंबल क्या होता है, म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे हमने न्यूमेरिकली दिखाया, तो हमने बोला कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस क्या है, यानी वैक्यूम में क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी किसी मीडियम में क्या है, यानी फ्री स्पेस का रेफरेंस अगर लेंगे ना, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, नीचे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। या सिंपली इसको जनरल फॉर्म में अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो ये जनरल फॉर्मूला ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2, ये जनरल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर किसी मीडियम की हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, तो रेफरेंस कहाँ से लेना है हमें, रेफरेंस लेना है फ्री स्पेस से। तो पहला जो हम मीडियम लेंगे वो हमारा फ्री स्पेस ही होगा। तो हम ये जानते हैं कि फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट होती है c, स्पीड ऑफ लाइट c लेंगे। और किसी मीडियम में क्या होगा, तो उसकी वेलोसिटी हम लेंगे यहाँ पे v। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने का, क्या, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। और अगर मैं किसी दूसरे से दूसरे मीडियम की बात करूं, मतलब मान लो कि हम वाटर से ग्लास में जा रहे हैं, तो वाटर हमारा पहला वाला मीडियम हो जाएगा और ग्लास हमारा सेकंड वाला मीडियम हो जाएगा। उस केस में हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, जैसे हम मान लो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिख के दिखाते हैं, कैसे बताते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। हम हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। कैसे लिखते हैं हम इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। विद रिस्पेक्ट टू वाला कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये नीचे तुम यहाँ भी वन लिख सकते थे, यहाँ भी वन लिख, बट टू यहीं पे रहेगा, कॉर्नर में ही रहेगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, तो ये एक तरीका होता है हमारे पास। और इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझाऊं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखना जरा, ये हमारा है इंटरफेस, क्या है ये, इंटरफेस,
फेस। और ऊपर हमने क्या लिया है, मान लेते हैं ये ले लिया है ये ले लिया मैंने ग्लास, ठीक है, ये हमने ग्लास ले लिया। और नीचे कौन सा है, वाटर है। और दो मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस, ये लाइन क्या बोलते हैं उसको हम, इंटरफेस। अब लाइट मान लो यहाँ से आई, ठीक है, और फिर यहाँ पर ऐसे चली गई, कुछ ऐसे चली गई है, ठीक है, इस तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई लाइट। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, कैसे लिखोगे इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताते हैं हम हमेशा, सेकंड मीडियम का, ये ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताएंगे, सेकंड मीडियम का। अब मुझे बताओ सेकंड मीडियम इन दोनों में से कौन सा है, ग्लास है कि वाटर है सेकंड मीडियम। वाटर। वाटर, क्योंकि किस मीडियम से आ रहा है वो, ग्लास से। किस में एंटर कर रहा है, वाटर में। तो जिससे जिसमें जा रहा है वो सेकंड मीडियम है। तो मतलब ग्लास से तो आ रहा है और वाटर में एंटर कर रहा है, तो वाटर हमारा सेकंड मीडियम है। तो इसको डिनोट कैसे करोगे, तो हमने लिखा था हमेशा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास कहाँ लिखा जाएगा, इसके ऊपर, ऐसे सर पे लिख देंगे ना, तो म्यू डब्ल्यू जी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब इसको वेलोसिटी के टर्म में लिखो, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम कौन सा था, जिससे वो आ रहा था, कौन सा, ग्लास, यानी ऊपर वाला ना, उसको ही सीधे यहाँ पे देख लो, जो ऊपर वाला है ऊपर रखना है, जो नीचे वाला है यहाँ पे वो नीचे आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो ये लिखने का तरीका है, समझ आ गया क्या। ये हमने ऊपर क्या लिखना है, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। तो वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम कौन सा है, ग्लास, और सेकंड मीडियम यहाँ पे। चाहो तो तुम यही इसी का रेफरेंस लेना कि ऊपर ग्लास है ग्लास, नीचे वाटर है वाटर। अब यहाँ पे चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब मुझे बताओ इस केस में कैसे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम कौन सा है, बताओ सेकंड मीडियम कौन सा हुआ इसमें। फिर क्वेश्चन रिपीट कर दो, क्या बोले। अगर हमारा लाइट अब वाटर से ग्लास में एंटर कर रहा है, अब ऐसे जा रहा है वो, तो मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताओगे, वाटर का कि ग्लास का। मैंने तुम्हें डायग्राम दे दिया है, ग्लास का। ग्लास का बताओ ग्लास। कैसे लिखोगे इसको फिर। ग्लास कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा फिर मैं, वाटर, ये हो गया। यहाँ वेलोसिटी की टर्म में बताओ कैसे लिखोगे, वेलोसिटी किसका आएगा, वेलोसिटी किसका लिखो बताओ। वाटर का। हाँ, वाटर के। वेलोसिटी ऑफ वाटर, नीचे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, समझ गए ना। ग्लास। हाँ, तो ये ऐसे लिखने का तरीका है, ओके, कि हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का बताएंगे। मतलब जिसको क्रॉस कर रहा है वो ऊपर आएगा और जहां से क्रॉस करेगा वो नीचे आएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये पढ़ने का तरीका, तो इसको पढ़ते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे वेलोसिटी की टर्म में, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी इन वाटर टू द वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है। ऊपर देखो जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहीं पे जो लिखवा दिया है कि म्यू वन जो लिखा है ना, म्यू टू वन, तो इसके लिए क्या है, वी वन अपॉन वी टू है। तो पहले मीडियम और सेकंड मीडियम ऐसे लिखा हमने, तो इससे याद रख सकते हो। अब हम वापस वहीं पर आते हैं, ये दोनों फॉर्मूले समझ गए ना, ये जनरल फॉर्मूला हमारा और ये स्पीड ऑफ लाइट के रेफरेंस में। तो यहाँ पर चाहो तो इसको भी जनरल फॉर्म में बदल सकते थे तुम, कैसे बदलते इसको, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। तो एयर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए, तो ये आ गया हम पे म्यू एम ए। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, नो। ठीक है। अच्छा चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ इसमें। जो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, यहाँ पे ध्यान देना, म्यू, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं और इसको डिनोट करने के तरीके भी और होते हैं, कैसे। एक तो ये बता म्यू टू वन, इसको कई बार ना एक्सपेंड करके अगर लिखना हो तो ऐसे भी लिखा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इसी चीज को खोल के ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो म्यू टू अपॉन में म्यू वन। जैसे यहाँ पे अगर इसको खोल के लिखना हो तो कैसे लिखते बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये भी एक तरीका है लिखने का
कि म्यू जी अपॉन में म्यू डब्ल्यू, सिंगल सिंगल अगर लिखना हो इसको खोल के तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आया समझ ये चीज? ये समझ आया सभी को? हाँ भैया। हाँ ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे बता दी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता रहेगा। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, जो अगर मैं रेफरेंस लेता हूँ यहाँ पर वैक्यूम का, यानी तो उस केस में फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। लेकिन अगर किसी भी दो मीडियम का लेंगे वैक्यूम के अलावा, तो वो क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू वी वन अपॉन में वी टू। अभी हमारा फोकस इस पे है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, ठीक है, जिसमें म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, वी क्या है, वेलोसिटी इन मीडियम। इस म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी या इक्वल आएगी, बताओ। ये जो हमारा म्यू है, इस म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बड़ी आएगी छोटी आएगी? छोटी। इस म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी या बड़ी? गौर से देखो, म्यू इज इक्वल टू सी, सी क्या होता है इसमें? अच्छा, बड़ी आएगी। हाँ, सी होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि क्योंकि क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ सी हमारे स्पीड ऑफ लाइट होगी, और वी क्या होगा, उस मीडियम में स्पीड। अभी मैंने कहा था कि वैक्यूम को छोड़ के कोई भी दूसरा मीडियम ले लोगे, उसमें हमेशा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम ही होगी। तो मान स्पीड ऑफ लेते हैं, लाइट से कम ही होता है। हाँ तो मान लेते हैं वो 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, हमें काफी हाईएस्ट मान लिया फिर भी, है ना। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये हमने मान लिया। तो ये तो काट दो पहले, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1.5 आएगा। यानी कुछ भी कर लो तुम, 1.99 भी क्यों ना ले लो, हमेशा जब सॉल्व करोगे तो वो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, यानी हमेशा म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी ही रहेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो हमेशा क्या आती है, वो हमेशा 1 से बड़ी आती है, अगर रेफरेंस किसका ले रहे हैं, वैक्यूम का ले रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज लेस देन 0, ग्रेटर लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। क्यों बड़ा आएगा, क्योंकि हमेशा स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर ही रहेगा उससे। ठीक है, तो ये चीज समझ आया, कोई डाउट तो नहीं? तो म्यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी किसी मीडियम के लिए, वो 1 से बड़ी रहेगी। ओके, समझ आ गया पॉइंट? डाउट तो नहीं किसी को भी? नहीं भैया। ठीक है, तो ये नोट हमने क्या लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अच्छा, और नोटेशन मैंने बता दी यहाँ पर क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, या जनरल फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कुछ मीडियम के पता रहना चाहिए, जो कि न्यूमेरिकल वगैरह में हालांकि गिवन दे देते हैं, कई बार नहीं देते, तो हमें पता रहेगा तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। ठीक है, जैसे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। ये ध्यान रखना जरा, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोला था ना 1 होता है। जैसे अगर मैं वैक्यूम का वैक्यूम के साथ ही ले लूं रेफरेंस, तो बताओ क्या आएगा। अगर वैक्यूम का वैक्यूम के साथ रेफरेंस लेंगे, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सी होती है, फिर से वैक्यूम में सी होती है, वो फिर सी से, हाँ हाँ, तो सी से सी यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अगर वैक्यूम की बात करें तो वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा क्या हूँ क्या कहते हैं, 1 होती है, सबसे ज्यादा नहीं कहेंगे। वैक्यूम की कितनी होती है, 1, क्योंकि सी बाई सी कैंसिल होके 1 आएगा। ठीक है, एयर की क्या होती है, अब एयर में एयर के पार्टिकल्स भी तो हैं, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना वैक्यूम से तो ज्यादा ही होती है, वो कितनी होगी, 1.003। लेकिन फिर भी क्योंकि 0.003 काफी क्लोज है 1 के, तो हम एयर के लिए और वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही मान लेते हैं। यानी एयर दे रखा हो न्यूमेरिकल में या वैक्यूम दे रखा हो, तो दोनों के लिए हम 1 ही मान लेते हैं। बट अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वैक्यूम से थोड़ा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, तो ये है 1.0003। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये अप्रोक्सीमेशन के लिए हम एयर और वैक्यूम का 1 मान लेते हैं, लेकिन एयर का वैक्यूम से ज्यादा ही है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एयर भी है वो स्पीड को कम करता ही करता है, तो इसी वजह से। वाटर में क्या होता है, वाटर में होता है 1.33। और ठीक है, वाटर का ध्यान रखना, 1.33 न्यूमेरिकल में भी ये कई बार जैसे कि पूछ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायमंड में सबसे ज्यादा होता है ना। हम पढ़ेंगे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, यानी डायमंड की जो चमक होती है वो क्यों होती है, तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो वहां पे हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा जो होती है, अधिक जो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसकी होती है, डायमंड की होती है। कितनी, 2.4। ठीक है, 2.417।
तो ये डायमंड की होती है। तो कुछ वैल्यू हमें पता रहनी चाहिए। ओके, तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं इसके रिफ्रैक्शन के लॉस के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में। तो थोड़ा सा सुनो। सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या है, डेफिनेशन कैसे बोलोगे? सो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ लाइट, ठीक है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम एंड yes enter from one medium to another medium and deviates from its original path। ध्यान दो जरा क्या वर्ड मैंने बोला है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, डेविएट मतलब मुड़ जाना, मुड़ जाती है ना, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो मीडियम है ना, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2 और ये क्या है हमारा इंटरफेस। क्या कहलाएगा ये? इंटरफेस। ठीक है, और लाइट जो है वो एक मीडियम से आ रही है इस तरह से, और देखो यहाँ भी अपने अपने पाथ को चेंज नहीं करा, वो सीधे सीधे जा रही है। लेकिन जैसे ही इस इंटरफेस पे पड़ा वो, तो उसने क्या करा, अपने पाथ को बदल लिया। अपने पाथ को बदल लिया तो लाइट को महसूस होगी कि कोई दूसरा मीडियम आया, तभी तो इसने अपने पाथ को चेंज किया है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन कौन सा फिनोमेना है? रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेता है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो। ओरिजिनल पाथ मतलब किसका? अगर इसका ओरिजिनल पाथ की बात करें तो इसे सीधे सीधे चले जाना चाहिए था, है ना, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जा करके क्या हुआ, मुड़ गया। किधर मुड़ गया? तो यहाँ पे हम गिराएंगे एक परपेंडिकुलर सरफेस के, ये जो हमारा इंटरफेस है इसके परपेंडिकुलर हमने क्या करा, एक लाइन खींची और इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, नॉर्मल। हमने क्या बोला इसको, नॉर्मल। तो यहाँ पर ये हमारा बना एंगल आई, और ये नॉर्मल के साथ जो बनता है एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एंगल आर बोलते हैं। क्या इस केस में आई बराबर आर होता है? ये बताऊंगी। क्या इस केस में एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं? हाँ। नहीं, इसमें नहीं होते। नहीं होंगे इसमें, वो लॉ ऑफ इसमें रिफ्लेक्शन सेम में है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में नहीं होते। लेकिन अभी हम प्लेन पढ़ेंगे, सेम हुआ और हाँ इसमें हम पढ़ेंगे क्या चीज इसमें वो रहता है। तो ये ध्यान रखना कि रिफ्रैक्शन में आई इज इक्वल टू आर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में मेन चीज क्या ध्यान रखना है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा और अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तो इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन है क्या? इट इज अ फिनोमिना ऑफ लाइट, है ना, क्या है, विच पाथ ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन पाथ, यहाँ पे व्हेन आएगा, when path of light changes from one medium to another medium। ठीक है, यानी जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी लाइट तो अपने पाथ को चेंज करेगी, तो इसी फिनोमेना क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन। अब जब ये रिफ्रैक्शन वर्ड आया तो यहाँ पर बात होने लगी कि लाइट किधर मुड़ रही है, मतलब ये नॉर्मल से दूर हट रही है कि पास हट रही है। इसके बेसिस पर हमने ना मीडियम का नाम रखा। हमने मीडियम का नाम क्या रखा? हमने मीडियम का नाम रखा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी डेंसर और रेयर, ये दो टर्म्स आ गए फिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देख रहे थे कि अगर लाइट मान लो एयर से वाटर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ जा रही है, लेकिन वाटर से एयर में जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर जा रही है। तो ये चीज से हमने ना डिसाइड करा कि हम मीडियम को नाम देंगे। नाम क्या दिया हमने? डेंसर और रेयर। अब डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं और रेयर मीडियम किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर लाइट मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, तो फिर जाकर देखो ध्यान से, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते टाइम पर अगर लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती, जरा ध्यान देना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़, जैसे इस वाले केस में ना ये लाइट को सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन सीधे तो नहीं गया, वो किधर मुड़ा, वो मुड़ा इधर, इस डायरेक्शन में। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ा कि नॉर्मल से दूर जा रहा है? तो आंसर है नॉर्मल की तरफ जा रहा है, यही तो हमारा नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रहा है, तो जब भी नॉर्मल की तरफ मुड़ता है तो इसका मतलब ये वाला मीडियम हमारा कहलाता है डेंसर मीडियम। क्या कहलाता है ये? डेंसर मीडियम। ठीक है, ऐसे। तो ध्यान देना, अगर नॉर्मल की तरफ मुड़े, टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, तो उस मीडियम, उस सेकेंड मीडियम को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, डेंसर मीडियम। लेकिन
अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो तो अवे मतलब नॉर्मल से दूर होना। जैसे कि मान लो ये मैंने मीडियम बनाया, अब ये हमारा ग्लास है, इसमें जैसे ही जा रहा है तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आकर के ये इधर हो जाएगा, ये इधर चला गया। आप देख सकते हो इसका, यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल पाथ ड्रॉ करेंगे तो ये सीधे सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ओरिजिनल पाथ से अब दूर हट गया ना इधर, तो ये नॉर्मल से देखो किधर भरा है, दूर, नॉर्मल से दूर हट रहा है। तो जब भी नॉर्मल से दूर हटेगा तो इसका मतलब ये वाला मीडियम क्या कहलाएगा, ये वाला मीडियम क्या है, रेयर मीडियम, यानी कि ये हमने बोल दिया एयर है ना, जैसे मैंने इस केस में बोला ये एयर है, ये ग्लास है। तो अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो कौन सा मीडियम होगा, रेयरर, रेयरर। ठीक है, तो ध्यान रखना जरा, ये रेयरर डेंसर हमने पहले नहीं बना रखे थे, हमने बल्कि बाद में जब जब ये लाइट के नेचर को ऑब्जर्व करा तब हमें ये नाम रखने पड़े। तो इसीलिए ये बार बार सुनते होंगे कि हाँ डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, तो ये मीडियम के नाम आए ही क्यों, ये लाइट के फिनोमेना के बेसिस पे रखे गए हैं कि डेंसर मीडियम किसको कहेंगे, डेंसर मीडियम उसको बोलेंगे जब लाइट का जो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा तो उसे बोलेंगे डेंसर मीडियम, लेकिन नॉर्मल से दूर हटेगा तो उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। तो अब यहीं पर ही अगर ध्यान दोगे तो ये हमने एक चीज नोटिस करी कि अगर मान लो हमने ले रखा है ग्लास और हमने ले रखा है वाटर, अब मुझे बताना, अब लाइट जो है एक मीडियम से आती है, एक मीडियम से ये आई, किधर जाएगी ये बताओ, इसमें नॉर्मल की तरफ जाएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी, कैसे डिसाइड करोगे। तो इन दोनों में से डेंसर कौन सा होगा, ग्लास ज्यादा डेंसर है कि वाटर ज्यादा डेंसर है, किसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्लोजर क्लोज हैं, सिंपल सी भाषा में बात कर रहे हैं, ग्लास। हाँ, जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजर रहेंगे उसका मतलब उसको हम डेंसर बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि उसी में उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है। तो यहाँ पर ग्लास ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए ग्लास काम करेगा डेंसर का, और ये किसका होगा, रेयरर का, रेयरर का। और डेंसर से रेयरर जब भी जाएगा तो किधर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा कि क्लोज जाएगा, बताओ, अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो किधर जाएगा वो, ये जाएगा नॉर्मल से दूर। समझ आया क्या, ये चीज देखो वापिस से समझाता हूं मैं, ये हमने बोला एयर है, ये वाटर है, एयर वाटर में से बताओ कौन सा यहाँ पर डेंसर है, कौन सा रेयर है, एयर और वाटर में से किसके मॉलिक्यूल्स क्लोजर है, वाटर। वाटर के। तो यहाँ पे अगर ये हमारी नॉर्मल लाइन है तो लाइट इस तरह से आ रही है, तो बताओ ये कहाँ पे जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल की तरफ। हाँ ये जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये इसका ओरिजिनल पाथ हुआ, ओरिजिनल पाथ से हट के इधर आ गए टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, अच्छा अब मान लो यहाँ पे मैंने एक और मीडियम ला दिया, है ना, ये ला दिया मैंने ग्लास, अब बताओ जरा किधर जाएगा, अब वाटर और ग्लास में से कौन सा डेंसर है, बताओ, वाटर और ग्लास में से कौन सा ज्यादा डेंसर है, ग्लास। ग्लास ज्यादा डेंस है, फिर क्या होगा, नॉर्मल की तरफ फिर से मुड़ जाएगा ये, तो ये और ज्यादा नॉर्मल के क्लोज आ जाएगा। फिर मान लो एक और मीडियम कर दो यहाँ पे, अब मैंने वापस से एयर डाल दिया, एयर, अब बताओ किधर जाएगा, तो नॉर्मल से हवे चला जाएगा। हाँ तो ये जाएगा ऐसे। तो बस ये चीज ध्यान रखना, नॉर्मल से हवे। हाँ तो ये चीज ध्यान रखना बस, क्या होगा
कि जब भी डेंसर और एरर समझ आ गया ना, डेंसर मतलब वैसे भी समझ सकते हो जिसके मॉलिक्यूल्स क्लोजर क्लोजर हैं, और एरर मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर है, जैसे एयर और वाटर में से वाटर हम डेंसर बोलेंगे और एयर को रेयर बोलेंगे। अब यही चीज मैं अगर वाटर और ग्लास की बात करूं तो ग्लास डेंसर हो जाएगा, एयर हमारा रेयर हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हम क्या ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, हमने रिफ्रैक्शन के बेसिस पर ही क्या करा, डेंसर और रेयर मीडियम को डिसाइड करा। तो यहाँ पर मैंने वही लिख रखा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल देन सेकंड मीडियम विल बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और रेयर मीडियम क्या हो जाएगा, व्हेन रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल देन सेकंड मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। यानी कि नॉर्मल से दूर अगर हटेगा तो रेयर मीडियम है, नॉर्मल की तरफ अगर जा रहा है तो डेंसर मीडियम है। ओके, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी इसमें? सभी को? प्रीति, मानसी, आर्यन? हाँ भैया आ गया समझ। आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक छोटा सा लॉ है बट ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता रहना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये भी बेसिक ही है तो इसको भी थोड़ा समझ लो। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है ना? तो समझना कि अगर हमारे पास कोई भी ग्लास स्लैब है, ये हमारा कोई ग्लास स्लैब है ना, और यहाँ पे हमारे पास एक लेजर लाइट है, यहाँ पर मान लो मैंने लेजर लाइट ले रखा है, ठीक है, और इस लेजर लाइट से मैंने क्या करा, लाइट को इंसिडेंट कराया है। लाइट को इंसिडेंट कराया है तो ये कौन सा मीडियम है, एयर वाला मीडियम। ये कौन सा है, ग्लास है। तो ये लाइट ऐसे गया और किधर मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ। तो ये ऐसे मुड़ा और ऐसे चला गया, ठीक है, और ऐसे गया फिर जा करके अब वो ग्लास से एयर में गया तो ये ऐसा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करा, ऑब्जर्वर रख रखा है, मतलब जो इसको देख रहा है। ठीक है, तो इसने देखा, अब उसने जब देखा तो इसको यहाँ पे क्या करा, एक पिन लगा दिया। ठीक है, और यहाँ भी हमने क्या करा, एक पिन लगा दिया। ठीक है, हमने पोजीशन को मेंशन कर दिया कि यहाँ से हमने लाइट डाला था और ये लाइट ऐसे गया और ऐसे आ गया। फिर हमने जो पिन लगाया है, अब हम इस लेजर लाइट को उठा करके इधर लेके आते हैं और यहाँ से लेजर लाइट को डालते हैं। जब हम यहाँ से लेजर लाइट को डालेंगे तो क्या हमने देखा कि ये लेजर लाइट सेम वही पाथ को फॉलो कर रहा है जब हमने इधर से इंसिडेंट करवाया था लाइट को। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर हम लाइट की डायरेक्शन को बदल देते हैं, ठीक है, तो वो अपने पाथ को सेम रिवर्स ही वैसे के वैसे ही फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी अगर हमने क्या करा, इस ए पॉइंट से लाइट को इंसिडेंट कराया तो जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है ना, और उसके अगर हम क्या कहते हैं, लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे। लाइट की डायरेक्शन मतलब हम यहाँ पे लेजर लाइट को उठा के इस पॉइंट पर लेके आते हैं जहां पर वो क्या कहते हैं, इमेज बना रहा था या रे डाल रहा था, तो ये उसी सेम पाथ को ही फॉलो करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो रे डायग्राम बनाएंगे उसमें, तो ये चीज काम आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक है थोड़ा सा, तो ये हमें पता रहना चाहिए। ये समझ आया चीज, पॉइंट? तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है क्या? सो इट इज द लॉ दैट क्या है, इट इज द लॉ फॉलो दैट लाइट विल फॉलो इन द सेम डायरेक्शन, लाइट विल फॉलो द सेम डायरेक्शन। ठीक है, क्या था इसमें, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड। तो सिंपल थोड़ा कर देता हूं मैं यहाँ पे, इट इज दैट लॉ which tells that light will follow the same path if direction is reversed, if direction is reversed। अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो रिवर्स। हाँ, डायरेक्शन को रिवर्स करें तो लाइट क्या करेगा, सेम पाथ को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारे पास लॉ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आगे जाकर के हम यूज करेंगे कई जगह पे। ओके, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ आ गया? सिंपल सा लॉ है ये, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आ गया? हाँ।
ठीक है, तो फिर यहीं तक ही रखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन घर के लिए दे देता हूँ, तो ये करके आओगे घर से। इसमें हमारे पास मैग्निफिकेशन भी पूछा हुआ है। ओके, तो ये ट्राई करके आना और उसको फिर यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है।